नमस्ते बच्चों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। तो एक बार आप सब बताएंगे कैसे हैं और कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए कि आप सब कैसे हैं। यस या नो का थंब बताइए कि भैया हम अच्छे हैं या हम प्रॉब्लम में हैं, हमें तकलीफ हो रही है। तकलीफ किस बात की हो रही है तो वो जरूर बताना। तो फिर से एक बार स्वागत है सभी बच्चों का इस वीडियो में। आज पॉलिटी की क्लास नहीं होगी, आज होगी आपकी इतिहास की क्लास और आज होगी आपकी हिस्ट्री की क्लास। और हिस्ट्री क्लास के अंदर आज जो है एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है। आप सब जानते हैं नया टॉपिक जो होगा, आपने थंबनेल पे देख ही चुके हैं, मुगल वंश। आज हम लोग कवर करेंगे मुगल वंश की शुरुआत, कि भैया मुगल वंश की शुरुआत कैसे हुई, कैसे मुगल वंश दिल्ली की गद्दी पर आया, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सभी बच्चे एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे और अपने सभी भाइयों के पास शेयर कर देंगे। और पढ़ाई रोजाना करते रहना, पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो बहुत तकलीफ होने वाली है आने वाले समय में। तो पढ़ाई तो जरूर करो भाई साहब, और रोजाना करो, ये नहीं कि आज किया कल किया परसों छोड़ दिया। तो अगर रेगुलरिटी रखोगे तो अच्छे से समय रहेगा और चीजें सही सही होती रहेंगी। अगर आप रेगुलरिटी नहीं रखोगे तो चीजें बिगड़ती चली जाएंगी और फिर उनको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पढ़ाई के ऊपर ही मैंने एक बात कही है, क्या सुनो, या तो पढ़ाई छोड़ दो, क्या या तो पढ़ाई छोड़ दो या पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो। क्या कहेंगे, या तो आप पढ़ाई छोड़ दो या तो पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो। तो समझो, अगर मन नहीं लग रहा है कि भैया पढ़ाई नहीं करनी है तो फिर पढ़ाई छोड़ दो। अगर रोजाना नहीं कर सकते तो पढ़ाई छोड़ दो, और अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो, उनको छोड़ दो, दोस्तों को थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, सब कुछ जो आपके पढ़ाई में आपके लिए बाधा बन रही है उन चीजों को छोड़ दो। क्योंकि तभी आप पढ़ाई के लिए सही से अपने आप को उस पढ़ाई में 100% दे सकते हो, वरना फिर तो तकलीफें होंगी, मुश्किल ज्यादा आएगी। क्योंकि इन चीजों को छोड़ना ही आप, इन चीजों को छोड़ के ही आप पढ़ाई की ओर बढ़ सकते हो। तो जो चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं आपकी पढ़ाई के लिए, तो उन चीजों को थोड़ा छोड़ दो, उनसे भाई साहब थोड़ी देर के लिए दूर रहो। अभी हम दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग आराम से बैठ के जब सिलेक्शन हो जाए तो आराम से बातें करेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। बट अभी के लिए आप ये सब चीजें छोड़ दो। समझ गए होंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ गए? बोलेंगे हाँ जी भैया समझ गए। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे, बेहतरीन से टॉपिक होने वाला है। टॉपिक होगा आपका मुगल वंश। मुगल वंश एक ऐसा वंश रहा है दिल्ली की गद्दी पर जिसने बहुत लंबे समय तक दिल्ली पर शासन किया है। लगभग 200 वर्षों तक इसने शासन किया है। कितने वर्षों तक? लगभग 200 के आसपास। आप सब जानते हैं 200 वर्षों ही अंग्रेजों ने शासन किया है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, भैया 200 वर्षों ने अंग्रेजों ने शासन किया है, 200 वर्ष तक मुगल शासन किए, तो सबसे शक्तिशाली आखिर कौन था? तो मैं आपको बात बता दूं कि भैया मुगलों का जो है एक टाइम पीरियड ऐसा था जिस समय मुगल बहुत शक्तिशाली हुए हैं, और एक टाइम पीरियड ऐसा रहा है जिसमें मुगल कमजोर होते चले गए। तो उस समय भैया शक्तिशाली कौन था? तो आप कहेंगे उस समय शक्तिशाली जो थे वो अंग्रेज हो गए थे। आप सब जानते हैं 1600 में अंग्रेज भारत के अंदर प्रवेश कर गए थे और एक कंपनी लेके आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके माध्यम से भारत के अंदर अंग्रेज प्रवेश कर चुके थे और अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित करनी शुरू कर दी थी भारत के अंदर। तो उस समय भी मुगल शासन था। आप सब जानते हैं मुगल शासन 1857 में खत्म हुआ है। एक शासक रहे हैं जफर करके, है ना, शाह बहादुर जफर, वो एक शासक रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद ही मुगल शासन खत्म हुआ है। तो उससे पहले मुगल शासन की शुरुआत अच्छे से रही थी। अब बात ये आती है कि भैया मुगल शासन आखिरकार अपने पीक पर कब था? पीक मतलब जब वो सबसे शक्तिशाली शासन रहा है। तो मैं बात करूंगा आपसे मुगल शासन की शुरुआत। तो आप सब जानते हैं मुगल शासन की जो शुरुआत हुई है वो 1526 के बाद से हुई है। 1526 के बाद से ही क्यों? क्योंकि 1526 के बाद में ही 1526 के बाद से ही एक शासक हुआ है जिसका नाम है बाबर। बाबर जो है मुगल वंश का प्रथम शासक रहा है और मुगल वंश का फाउंडर रहा है। बात करूं तो आप कहेंगे मुगल वंश का पापा रहा है। क्या रहा है? आप बोलेंगे मुगल वंश का पापा रहा है। क्यों? क्योंकि मुगल वंश की जो शुरुआत जो करी है इसने ही करी है दिल्ली की गद्दी पर। मुगलों को जो दिल्ली में स्थापित किया वो इसने ही किया, इसने बाबर ने। बाबर के बारे में सब कुछ बातें करेंगे विस्तार से। फिर उसके बाद बाबर का पुत्र हुमायूं, फिर हुमायूं का अकबर, ऐसे करते करते हम सभी शासकों के बारे में विस्तार से बातें करते जाएंगे। तो ये पहली क्लास होगी मुगल वंश के ऊपर। तो ये पहली क्लास है मुगल वंश के ऊपर, तो विस्तार से थोड़ी बहुत इसमें बातें कर लेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट जो क्लासेस होंगे उनमें सिर्फ टॉपिक के बारे में बातें करी जाएंगी, बाकी आलतू फालतू बातें नहीं करी जाएंगी, सारी बातें टॉपिक से संबंधित होंगी।
आज थोड़ी बात से इसलिए बात बता रहा हूं क्योंकि शुरुआत हो रही है इस टॉपिक की, तो थोड़े बहुत बेसिक जो चीजें हैं उनके बारे में जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। बाकी आप खुद समझदार है, सारी चीजों को कर सकते हैं अच्छे से। और जो मैं हर बार बोलता हूँ इस बार भी बोल रहा हूँ कि भाई साहब कॉपी और पेन लेके बैठना साथ में, जो मैं चीजें इंपॉर्टेंट बताऊं उनको आप अपने नोटबुक में लिखते जाना। और नोट बनाने का तरीका मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था, आज फिर बता देता हूँ। नोट बनाने का तरीका एक बेहतरीन सा तरीका होता है क्या कि आप जब भी नोट बना रहे हैं तो उसमें क्या करें, आप कुछ हिस्सा उसका छोड़ दें। लगभग 25% हिस्सा जो है आप खाली रखें, 25% हिस्सा खाली रखें और 75% हिस्से में आप अपना जो भी लिखना है वो लिखें। अब 25% हिस्से का क्या करेंगे तो सुनो, 25% हिस्सा वो हिस्सा होगा जब आपको कोई एक्स्ट्रा चीज मिलती है। आप मान लो आपने नोट्स बना लिए, अब नोट्स बना के आप दूसरे टॉपिक पर आ चुके हैं और किसी टीचर ने मान लो मैंने ही किसी उस टॉपिक में थोड़ी सी बात है पिछले वाले टॉपिक की बता दी। अब आपको क्या करना होगा, पिछले वाले टॉपिक में जाओ और उसमें जो 25% हिस्सा था वो उसमें लिख दो। तो आपका क्या रहेगा, आपके जो नोट्स हैं उनको बर्बाद करने की चीजें नहीं होगी, क्योंकि काटो फिर बनाओ तो इसमें चीजें ज्यादा बर्बाद हो जाती हैं। तो थोड़ा अच्छे से दो में लिखोगे तो बढ़िया रहेगा। ये तरीका है नोट्स बनाने का। बाकी फिर आपका अलग अलग तरीके हैं, बाकी मेरा जो तरीका है वो यही है। बाकी आप लोग देखो किस हिसाब से आप तरीका यूज करते हो। ओके, तो चले बेहतरीन सी क्लास दिल्ली पुलिस 2025 के लिए आपका एक बैच चल रहा है, संघर्ष बैच, उसके माध्यम से ये क्लासेस शुरू हो रही है आपकी। तो चलिए सबसे पहले आप लोग लिखेंगे भाई साहब दिल्ली पुलिस, यहां पे लिखेंगे सभी बच्चे दिल्ली पुलिस। कुछ दिन बाद आपकी यूपी पुलिस और एसएससी जीडी 2025-26 की क्लासेस भी चालू करवाई जाएंगी। उसके लिए थोड़ा सा समय मुझे चाहिए, समय दो, फिर मैं आपकी वो क्लासेस भी चालू करवा दूंगा और बेहतरीन सी क्लासेस होगी वो भी। ओके, तो दिल्ली पुलिस 2025। ओके, इस बैच कौन सा आपका बैच होगा भाई साहब, आपका संघर्ष बैच। संघर्ष बैच, ये बैच ही आपके संघर्ष को दर्शाएगा कितने किस बच्चे ने कितना संघर्ष किया इस वर्दी के लिए। ओके, तो संघर्ष बैच। अच्छा जी, विषय कौन सा है, विषय तो सभी इस चीज से वाकिफ होंगे। भैया विषय कौन सा आज का आपका, तो आपका जो विषय होगा वो होगा आपका हिस्ट्री। ये जो क्लासेस होंगी आपके मेरे भाई बाइलिंगुअल होंगी, हिस्ट्री। हिंदी वाले बच्चे इसको लिखेंगे इतिहास। क्या लिखेंगे मेरे भाई, इतिहास। इतिहास। आज का जो टॉपिक होगा वो होने वाला है मुगल वंश। टॉपिक जो होगा मेरे भाई मुगल वंश। मुगल वंश आपका टॉपिक है, बोले मुगल शासन या वंश। अब मैं आपको दो चीज बता दूं कि मुगल शासन जो है आपका दो भागों में डिवाइड है। दो भाग कौन कौन से होंगे मेरे भाई, दो भाग मुगल शासन के सुनो। पहला जो मुगल शासन जो शक्तिशाली शासन रहा है वो 1526 से लेकर 1757 तक रहा है। 1526 से लेकर 1700 कितने रहा है भैया, 1700 तक रहा है। दो बार ये शक्तिशाली रहा है, 1707 तक, सॉरी 1757 बोल रहा हूं, 1707 तक। उसके बाद क्या हुआ, 1707 से लेकर 1857, 1707 से लेकर 1857 तक मुगल शासन जो है कमजोर होना शुरू हो गया। तो हम लोग इसको दो पीरियड में पढ़ेंगे। पहला पीरियड वो होगा जिसमें ये शक्तिशाली रहा है, जिसमें शासक कौन से होंगे आपके, मुगल होगा। मुगल में देखो बाबर हो जाएगा, हुमायूं हो जाएगा, अकबर हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा, और ऐसे ही बहुत से शासक होंगे। औरंगजेब जो है आखिरी शासक हो, शक्तिशाली शासकों में आखिरी शासक होगा। उसके बाद बाकी शासक कमजोर होते चलेंगे। तो सुनो, मुगल शासन का दो भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो पहला शासनकाल इसका कब से कब तक माना जाता है, टोटल अगर बोलूं मैं आपसे तो आप बोलेंगे 1526 से लेकर 1857, टोटल इसका जो शासनकाल है वो यहां तक माना जाता है। अब इसी को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग सुनना जरा, पहला भाग होता है आपका 1526 से लेके 1707, 1526 से लेके 1707। उसके बाद जो दूसरा भाग होता है 1707 से लेके आपका 1857। आप सब जानते हैं 1857 की क्रांति हुई थी, हाँ, वहां तक ये शासन कमजोर होता चला गया। उस समय शक्ति जो है किसी और के हाथ में थी, और कौन थे, वो थे अंग्रेज, वो थे अंग्रेज। तो यहां से ये शासन कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो इस समय जो है शक्तिशाली है, ये चरम पर रहा है, अपनी चरम सीमा पर रहा है ये वाला शासन, और यहाँ पर जो है शक्तिशाली रहा है।
यहां पर ये कमजोर हो गया। ये मैं थोड़ी बेसिक सी बातें क्यों बता रहा हूं आपको, आपको भैया शुरू करो सीधा बाबर को पढ़ाना, नहीं भाई, थोड़ी नॉलेज बेसिक भी लेना जरूरी है आपको, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि भैया हमें क्या चीज पढ़नी है और क्यों पढ़नी है। क्या उस समय शक्तिशाली था, क्या उस समय कमजोर था। तो जब शक्तिशाली और कमजोर के बीच में अंतर पता चल जाएगा तो चीजों को और अच्छे से ऑब्जर्व करना आप लोग समझ जाएंगे। समझे? बोले यस भैया, हम लोग समझ जाएंगे। तो मुगल वंश शुरुआत हो चुकी है मेरे भाई। ओके, अब सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे, इस वंश के सारे शासकों को मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता दूं तो कैसा रहेगा? बोलेंगे यस भैया बहुत अच्छा रहेगा, एक ट्रिक के माध्यम से सभी शासकों को हम लोग समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है हम लोगों को। और अगर कोई पूछ लेगा बताओ कि हुमायूं किसका बेटा था, तो बता सकते हैं भैया। बोलेंगे अकबर किसका बेटा था, बता सकते हैं भैया। औरंगजेब किसका बेटा था, तो बता सकते हैं। ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रिक जरा देखना, ट्रिक थोड़ी फनी सी हो सकती है पर अच्छे वे में इसको लेंगे तो मजेदार ट्रिक होगी। ट्रिक को देखना, बड़े मजेदार ट्रिक होगी आप लोगों के सामने। मैं थोड़ा मार्केट चेंज करता हूँ एक बार, है ना। ट्रिक जो होगी सुनो, बहू बहू आजा, आजा शाम हो आई। क्या है ट्रिक आपकी? बहू आजा शाम हो आई। अच्छा जी, ये क्या ट्रिक है भैया? सुनो, ट्रिक बड़ी बैठती है। एक सास है, एक बहू है, तो बहू थोड़ी चंचल सी है, बहू थोड़ा घर से बाहर ज्यादा समय तक रहती है। तो सास ने क्या कहा कि बहू आजा अब शाम हो आई, कहाँ बाहर मर रही है। तो ये थोड़ी ट्रिक है, अच्छी सी है, बेसिक सी है, क्योंकि जनरल चीजों में ये यूज होती है, तो मैंने ऐसे ही ट्रिक बनाने की कोशिश करी है आप लोगों के लिए। बहुत सी ट्रिक है, और भी ट्रिक है, एक ट्रिक वही बताऊंगा आपको। तो जिस ट्रिक के माध्यम से आपको बेटर लगे उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे बोलूं मैं आपसे, बा से बाबर, बा से आपका बाबर हो जाएगा, हु से आपका हुमायूं हो जाएगा। ये जो ट्रिक है ना, ये जो ट्रिक है वो एक बे के हिसाब से कि भैया इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये शासक आते जा रहे हैं। आ से आप बात करेंगे भैया, आ से आपका अकबर हो जाएगा, अकबर अकबर। जहां से आपका जहांगीर हो जाएगा, कौन सा होगा भैया? जहांगीर। जहां से आपका जहांगीर हो गया, सा से आपका शाहजहां हो जाएगा। हाँ, वही शाहजहां जिसने ताजमहल निर्माण करवाया था, शाहजहां। हाँ जी भैया, हो से कुछ नहीं है, हो से होने तो जो भी होगा। आई से बोलेंगे भैया, आई से बोलेंगे भैया, औ से औरंगजेब, औ से औरंगजेब। आपका आखिरी शासक जो होगा वो औरंगजेब हो जाएगा, शक्तिशाली शासक औरंग। कौन भाई साहब? आप बोलेंगे आज से जो है औरंगजेब होने वाला है। तो ये थे मुगल वंश के शक्तिशाली शासक। ये शासक जो 17 साल तक चलते हैं, शक्तिशाली शासक। ओके, क्या बोलेंगे? बा से बाबर, हु से हुमायूं, आ से अकबर, जा से जहांगीर, सा से शाहजहां, उ से औरंगजेब। ये कुछ शासक है, देखो तीन तीन छह शासक जो है बड़े महत्वपूर्ण शासक होने वाले दिल्ली सल्तनत के अंदर, मुगल वंश के अंदर। अब इनकी एक और ट्रिक देखो, दूसरी ट्रिक मैं बताता हूं। पहली ट्रिक तो ये होगी, इसके समझ नहीं आता किसी को तो ये देख लो। दूसरी ट्रिक आपके लिए, ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 क्या है? भादशाह। क्या बोलेंगे? भादशाह। देखो लिखो, BHAJSA, भादशाह। बी से बोलेंगे भाई साहब बाबर, एस से बोलेंगे हुमायूं, हुमायूं। ए से बोलेंगे भाई साहब आप अकबर, ए से बोलेंगे अकबर। जे से बोलेंगे बोलो जहांगीर, जे से बोलेंगे जहांगीर। एस से बोलेंगे बोलो बताओ, बोलेंगे शाहजहां, शाहजहां। ए से आप सब जानते हैं आखिरी शासक औरंगजेब। क्या बोलेंगे? औरंगजेब, औरंगजेब। तो भाई साहब समझ गए आप लोग, बी से बाबर, एस से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। ये ट्रिक कुछ अच्छी सी ट्रिक थी जो मुझे लगा कि हाँ आप लोगों की बेहतरीन सी ट्रिक हो सकती है, और आप लोग ट्रिक के माध्यम से सारे शासकों को एक ही बार में समझ जाएंगे भैया कौन कौन से शासक किसके बाद। अब सुनो जरा, देखो, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। समझ गए? ये एक दूसरे के पुत्र हैं। समझ गए? पूरे एक बे में समझा दिया भैया बाबर का पुत्र कौन है? हुमायूं है,
हुमायूं का पुत्र कौन है? अकबर है। अकबर का पुत्र जहांगीर है। जहांगीर का पुत्र शाहजहां है और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब है। अब ये दादा पोते वाली स्टोरी आप लोग मत समझना कि भैया किसका दादा कौन, किसका पोता कौन। इतना समझ लो किसका पिता कौन है, किसका बेटा कौन है। समझ गए? यहां तक बोलेंगे यस भैया समझ गए। ये तो हमें फिट हो गया दिमाग के अंदर। अच्छा जी, अब ये वाली बातें हो चुकी है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। बड़ा महत्वपूर्ण चीज है आप लोगों के लिए, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर इस वंश के शासक जिसका नाम है बाबर, हाँ जी, बाबर के बारे में बात करेंगे हम लोग। पहले शासक की शुरुआत होने जा रही है इस वंश के अंदर। तो बाबर के बारे में लिखना शुरू करेंगे सही बच्चे। पहले मैं बताऊं उसके बाद ही लिखो, तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, दो टाइम पीरियड मैंने आपको बता दी भैया। दो टाइम पीरियड कौन कौन से हैं? इनको मिटा दो, बोले भैया मिटा दो। टोटल टाइम पीरियड याद रखना, टोटल टाइम पीरियड जो इसका याद रखना, मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसका एक बार दोबारा से। क्या बोलेंगे? 1526 टू 1857। 1526 टू 1857 की क्रांति तक ये रहा है। अब जरा आप लिखेंगे सबसे शक्तिशाली शासक, उसका नाम है बाबर। बाबर के बारे में सारी बातें करेंगे भाई साहब। तो सबसे पहले बाबर के बारे में बात करते हैं भैया। बाबर जो है दिल्ली की गद्दी पर मुगल वंश के माध्यम से कितने वर्षों तक इसने शासन किया? तो कितने वर्षों तक इसने शासन किया भाई साहब बताएंगे? कब से कब तक इसका शासन करना है? तो बोलेंगे 1526 में भारत में आया और 1530 तक इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कितने वर्ष? लगभग 4 वर्ष। और 4 वर्ष में आप देखोगे कि भैया इसने 4 वर्ष में 4 युद्ध लड़ मारे। 4 वर्ष में लगभग 4 युद्ध लड़ मारे। 5 वर्ष टोटल बोला जाए तो लगभग कितने? 4 युद्धों को इसने छेड़ दिया। और 4 जो युद्ध है बड़े महत्वपूर्ण से युद्ध है। ये चारों युद्ध जो है आपके पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। बताओ पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? किसके साथ में हुआ? पूछ लिया ना। बताओ घाघरा का युद्ध कब हुआ? किसके साथ में हुआ? पूछ लिया ना। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा पेपरों के अंदर। तो क्या बोलेंगे? 1526 से आप बोलेंगे 1526 से 1530 तक ये दिल्ली गद्दी पर रहा। कब से कब तक? 1530 से 1526 से 1530 तक दिल्ली की गद्दी पर बाबर शासन करता है। अब बाबर के बारे में भैया बेसिक सी बातें जान लो। सबसे पहली बेसिक बात क्या है कि ये मुगल वंश का फाउंडर है, संस्थापक है। सबसे पहली बेसिक बात बाबर के बारे में, मुगल वंश का संस्थापक, मुगल वंश का संस्थापक, या आप कहेंगे भैया फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। ओके, मुगल वंश का संस्थापक कौन है भाई साहब? मुगल वंश का संस्थापक भैया आपका बाबर होगा। ओके भैया, अब प्रश्न ये बनता है भाई साहब दिमाग में कि बाबर का अर्थ क्या है? अच्छा जी, बाबर नाम का अर्थ भी होता है? हाँ जी, बाबर नाम का अर्थ होता है। तो बाबर नाम का अर्थ देखना जरा। बाबर नाम का 2 अर्थ होते हैं, एक तो योद्धा होता है और क्या होता है? निडर। या तो बोले योद्धा या फिर निडर। अर्थ क्या हो गया? अर्थ होता भैया निडर, जो किसी से नहीं डरता, या फिर बोलेंगे योद्धा। और मैं हर समय आपसे कहता हूं कि आप एक योद्धा हो, क्योंकि आप हर एग्जाम में बैठते हो और हर एग्जाम में कभी फेल होते हो तो कभी पास भी होते हो। और जब फेल होते हो तो एक योद्धा की तरह फिर से शुरू करते हो और फिर से उस युद्ध के लिए तैयार होते हो। किस युद्ध के लिए? एक एग्जाम के युद्ध के लिए। तो मेरी नजर में आप सब एक योद्धा हो, समझे? तो योद्धा की शुरुआत ही युद्ध से होती है, समझे? चलो, क्या बोला मैंने? अर्थ। इसका बाबर का अर्थ क्या है? निडर या योद्धा, समझे? बोलेंगे हाँ जी भैया, निडर या योद्धा बाबर के अर्थ। अच्छा, मैं बात करूं भैया बाबर जो है किस वंश से था? इसका मूल वंश कौन सा है? किस वंश से संबंध रखता था बाबर? तो क्या आप बता सकते हैं मुझे कि भैया बाबर जो है किस वंश से संबंध रखता था? मूल वंश इसका कौन सा था? मूल वंश भाई साहब कौन सा था? तो बताएंगे जरा मूल वंश कौन सा था? तो ये चगताई वंश से संबंध रखता था। कौन सा वंश? चगताई वंश। कौन सा? चगताई वंश। इसके पिता का नाम बताएंगे जरा, वो मैं बात करूंगा अभी। चगताई। कौन सा वंश था बाबर का? चगताई वंश। ओके, तो बाबर जो है चगताई वंश से संबंध रखता था। चलिए जी, अब मैं बात करूं भैया बाबर। तो बाबर इस लोक में कब आया? बाबर इस पृथ्वी पर कब आया? मतलब कि उसका जन्म कब हुआ? तो बोले भैया बाबर का जन्म जो हुआ, बताओ 1414 तारीख क्या थी? बोलो भैया 14 फरवरी 1483 को। 14 फरवरी 1483 को कहां पर हुआ? बोलेंगे फरगना में हुआ। फरगना कहां पड़ता है? बोलेंगे अफगानिस्तान में पड़ता है। ओके,
यहां पे लिख लो जन्म। जन्म बोलेंगे भाई साहब 14 फरवरी 1483 को। 14 फरवरी 1483 को कहां पर हुआ? बोलेंगे भाई साहब फरगना घाटी में हुआ। एक छोटा सा राज्य था फरगना घाटी। अच्छा, वर्तमान में कहां पड़ती है फरगना घाटी? बोलेंगे उज्बेकिस्तान में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? उज्बेकिस्तान में पड़ती है। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान में पड़ती है। वर्तमान में फरगना घाटी कहां पड़ती है मेरे भाई? उज्बेकिस्तान में वर्तमान में फरगना घाटी पड़ती है। ओके दोस्त, ये उज्बेकिस्तान में पड़ गई। हाँ जी, पड़ गई। अच्छा, और चीजें। अब मैं बात करूं भैया बाबर का पूरा नाम। पूरा नाम, हाँ जी, तो जरूरी है ना पूरा नाम। मान लो आपको पेपर में दे दिया, बताओ कि बाबर का पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन बाबर, नसरुद्दीन बाबर, या फखरुद्दीन बाबर, या फिर बोलेंगे इनमें से कोई नहीं। तो बताना जरा बाबर का रियल नेम क्या है? बताएंगे? बोलेंगे बाबर का जो रियल नेम है वो जहीरुद्दीन महमूद बाबर। पूरा नाम क्या है? यहां पे लिख लो मूल नाम, या बोलेंगे सॉरी पूरा नाम। पूरा नाम आप कहेंगे भैया जहीरुद्दीन महमूद बाबर। क्या बोलेंगे? जहीरुद्दीन महमूद बाबर। ओके, जहीरुद्दीन जहीरुद्दीन महमूद बाबर। तो बाबर का पूरा नाम मेरे भाई क्या होगा? जहीरुद्दीन महमूद बाबर। ये इसका पूरा नाम है, फुल नेम है इसका। ओके, समझ गए? ओके, अब मैं इसके पिता के बारे में बात करूंगा और माता के बारे में बात करूंगा। पिता और माता के बारे में बात क्यों कर रहे हैं भाई? जरूरी है भाई, इसका जन्म ही उन लोगों से हुआ है। तो सुनो, पिता के और माता के बारे में एक चीज के बारे में और बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जो है एक अलग अलग वंश से संबंध रखते हैं। एक तो रखते किससे? चंगेज खां के वंश से संबंध। कौन से? एक रखते चंगेज खां वंश से संबंध, और एक रखती है, बताओ? मैं बताऊंगा, चलो सुनो। सबसे पहले पिता के बारे में बात करते भैया। इसके जो पिता है किस वंश से संबंध रखते हैं? सबसे पहले नाम जानो पिता का। तो बाबर के पिता का नाम क्या है? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। मिर्जा जो है किसके पिता का नाम है? बाबर के पिता का नाम है। अब ये उमर शेख मिर्जा क्या थे, कहां थे? बोलेंगे फरगना के शासक थे, जहां इसका जन्म हुआ था। फरगना के शासक क्या था भाई साहब? ये फरगना के शासक था। अच्छा जी, फरगना के शासक होने के बाद ये किस वंश से संबंध रखते थे? वंश, आप बोलेंगे तैमूर वंश से संबंध रखते थे। तो तैमूर लंग वंश से ये संबंध रखते थे। तैमूर वंश से। किस वंश से था बाबर? अगर मैं बात करूं भैया, बाबर बताओ पिता पक्ष से किस वंश से था? तो आप बोलेंगे पिता पक्ष से जो बाबर है वो तैमूर लंग से संबंध रखता है। अब माता पक्ष से बोलो तो बोलेंगे चंगेज खां के वंश से संबंध रखते हैं। अच्छा, पिता की इसकी मृत्यु कब होती है? इसके पिता की तो मृत्यु बोल दिया 1494 में। 1494 में इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। ओके दोस्त, अब बात करूंगा मैं इसके माता के बारे में। ये पिता के बारे में बात हो गई, अब सुनो माता के बारे में बात। अब सुनो माता के बारे में बात, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि बताओ बाबर माता पक्ष से किस वंश से संबंध रखता है। यह पूछा जाएगा, बताओ कि बाबर पिता पक्ष से किस वंश से संबंध रखता है। तो आपको याद होना चाहिए, समझे? यह पूछेगा बाबर की माता का नाम, बाबर के पिता का नाम। तो बाबर की माता का नाम सबसे पहले जानो, कुतुलुब्बा निगार। बोलेंगे कुतुलुब्बा निगार खानम। नाम कुछ अजीब सा है, लुब्बा निगार खानम। ये क्या है? इसकी माता का नाम है। ओके, माता का नाम। ये कहां से संबंध रखती है भैया? ये रखती है भैया मंगोल, या बोले चंगेज खां वंश से संबंध। चंगेज खां किस वंश से? आप यहां पे लिख लीजिए, वंश कौन सा है? चंगेज वंश। चंगेज चंगेज खां वंश से ये संबंध रखती है की वंशज। अच्छा जी, तो ये वंश का नाम कैसे पड़ा? ये मुगल वंश कैसे पड़ा भैया? तो मुगल वंश जो नाम है इसके ही नाम से पड़ा है। ये मंगोल से संबंध रखते थे। कौन से, किस एरिया में रखे थे चंगेज खां लोग? तो ये चंगेज खां जहां रहते थे वो एरिया कौन सा था? वो मंगोल था। वर्तमान चीन से ऊपर आप जाओगे तो मंगोल का एक एरिया पड़ता है, तो क्या है? मंगोल।
और मंगोल से ही बना आपका मंगोल, कौन सा? मुगल वंश। मंगोल से ही आपका बना मुगल वंश, और मुगल वंश का ही नाम इससे रखा गया है। ओके, नया वंश कौन सा है भैया? नया वंश। तो नया वंश जो नाम रखा गया वो रखा गया क्या रखा है? मुगल वंश। तो आप लोगों ने जान ली मुगल वंश की परिभाषा की भैया मुगल वंश कैसे आया आप लोगों की समझ में। समझे? इतनी इतनी चीजें समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अगर हाँ इतनी चीजें समझ में आ गई तो भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें थी आप लोगों के लिए। जान लिया होगा आई होप यहाँ तक सभी बच्चों ने। अब मैं इसके माता पिता के बारे में बात हो चुकी है भाई। अब मैं इसके बाबर की बाकी चीजों के बारे में बात करते भैया। बाबर का युद्ध है ना, बाबर की और चीजों के बारे में भैया कि बाबर ने क्या क्या चीजें लड़ी, क्या क्या युद्ध लड़े, बाबर के बेटे एवं बेटी का नाम चंगेज खां, इसके संबंध रखते हैं। चलो मिटाओ। अच्छा जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया बताओ बाबर की पुत्री का नाम क्या है? जिसने हुमायूंनामा लिखी है ना, हुमायूंनामा किसने लिखी? बताओ मुझे एक बार कि हुमायूंनामा किसने लिखी है? जो बच्चे नए होंगे चलो उनके लिए तो छोड़ देता हूँ, जो बच्चे पुराने वो बताओ पहले तो कि हुमायूंनामा किसने लिखी है, जो पहले से तैयारी करें किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम की। और आप सब जानते हैं सभी गवर्नमेंट एग्जाम में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस ये सब चेंज नहीं होती है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज होते हैं, बाकी चीजें तो वही रहती हैं। तो बताओ हुमायूंनामा किसने लिखी है? अच्छा ये बताओ गुलबदन बेगम कौन है? गुलबदन बेगम कौन है? बोलो। तो बोले गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन है। तो जब हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम है तो बाबर की पुत्री कौन होगी? गुलबदन बेगम ही होगी। जाहिर सी बात है, घुमाने वाली बात कर रहा था मैं, तो आप लोगों को समझाना जरूरी था। अच्छा मैं बात करूं भाई साहब इसकी पुत्री के बारे में। तो पुत्री, डॉटर कौन है इसकी भाई साहब? डॉटर कौन है? बोलेंगे डॉक्टर, डॉटर जो है इसकी डॉटर जो होगी वो कौन होगी? वो है गुलबदन बेगम। डॉटर बोलेंगे भैया गुल, बोलो 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 गुलबदन बेगम। बेगम ओके, गुलबदन बेगम जो है इसकी पुत्री है। अच्छा जी, अब गुलबदन बेगम के बारे में थोड़ी विस्तार से बातें कर ले। हाँ जी करो भैया। तो गुलबदन बेगम को हम लोग किस लिए जानते हैं? इसको जानते हैं हुमायूं नामा के लिए, क्योंकि इसने हुमायूं नामा लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? भाषा का प्रयोग बता सकते भैया? बोले फारसी भाषा में इसने हुमायूं नामा को लिखा। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा पुस्तक लिखी, पुस्तक लिखी। ओके, अब ये हुमायूं नामा किस भाषा में थी? फारसी भाषा में। भाषा कौन सी थी मेरे भाई? आप बोलेंगे फारसी भाषा थी इसकी, लैंग्वेज फारसी लैंग्वेज। और क्या कह सकते हैं? मुगल वंश की प्रथम महिला जिसने इतिहास लिखा, जिसने लेखक लेखिका बनी, जिसने कोई बुक लिखी, बोलो भैया। प्रथम महिला जिसने, सॉरी, जिसने कोई पुस्तक या बोले बुक, बुक लिखी। कौन? मुगल वंश की, मुगल वंश की, या आप यूं कह सकते हैं मुगल वंश की प्रथम महिला जिसने कोई पुस्तक या बुक लिखी, या आप कह देंगे भैया प्रथम महिला जिसने कोई पुस्तक या बुक लिखी मुगल वंश की। कोई बात नहीं, दोनों चीजें एक ही है, बस समझने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको समझ में ना कैसे आ रहा है। समझे? बोले यस भैया समझ में तो आ रहा है। तो समझ में आ रहा है भाई मेरे, तो और चीजें लिखना शुरू करें। अच्छा भैया अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, बाबर के बारे में बातें करने शुरू कर रहे हैं हम लोग। ये तो थी बाबर के बारे में बेसिक जानकारी कि बाबर के पिता का नाम, माता का नाम, बाबर की बहन का नाम। अब सबसे अच्छी चीजें बांध करते और चीजों के बारे में कि भैया ये तो थी बाबर की बहन गुलबदन बेगम, ये थी, सॉरी बाबर की बहन बोलो, बाबर की पुत्री, सॉरी सॉरी, बाबर की पुत्री कौन थी? गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। अब मैं बाबर की पुत्री के बारे में बात कर लिया तो बाबर के पुत्र के बारे में ही लिख लो। पुत्र कौन था इसका? पुत्र जो था हुमायूं था, हुमायूं जो कि अगला शासक होगा, उसके बारे में अगली बातें करेंगे हम लोग। अच्छा जी, तो बाबर का राज्याभिषेक के बारे में बात करें भैया। राज्याभिषेक कब हुआ बाबर का, कब ये गद्दी पर बैठा? तो सुनो, राज्याभिषेक
राज्याभिषेक भैया बाबर का होता है, कब होता है बताओ जरा। आप बोलेंगे 1494 में। क्यों भैया? क्योंकि 1494 में इसके पिता की मृत्यु हुई थी। अच्छा दोस्त, अब मैं एक चीज और पूछूं आपसे, बोलो हाँ। तो बताओ, बाबर जब गद्दी पर बैठा, जब बाबर का राज्याभिषेक हुआ, तो उस समय इसकी आयु कितनी थी? कितनी आयु में ये गद्दी पर बैठा? तो बोलेंगे इस समय जो इसकी आयु थी वो 11 वर्ष की थी। 11 वर्ष की आयु में ये क्या करता है, गद्दी पर बैठता है और फरगना में शासन करना शुरू करता है। और 1501 में इसने पहला युद्ध लड़ा। सुनो जरा, लिखते जाना। राज्याभिषेक हुआ भैया अब इसका 1494 में। 1494 में उस समय ये कितने वर्ष का था? 11 वर्ष का था। 11 वर्ष का था। कितने वर्ष का था मेरे भाई? आप बोलेंगे 11 वर्ष का था, मात्र 11 वर्ष का। अच्छा जी, मात्र 11 वर्ष का बच्चा फरगना की इस गद्दी पर बैठ गया, शासन करना शुरू किया। हाँ जी, पहले बच्चे ऐसे ही होते थे। शुरुआत में उनको रणनीति सिखाई जाती थी। अभी बच्चे क्या करते हैं, फोन लेके चलते हैं। अभी फोन में रणनीति सीखते हैं, पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं और रील्स देखते हैं। तो अभी के बच्चे थोड़े लेवल उनका डाउन है भाई साहब, पहले के मुकाबले। पहले युद्धा लड़के होते थे, पहले लड़ाई करते थे, पहले चीजों को ऑब्जर्व करते थे, पहले बहुत समझते थे। अभी बच्चे क्या है ना, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। किस चक्कर में? फोन के चक्कर में। फोन में जो है दिन रात लगे रहते हैं। फोन में पता नहीं क्या इनको मजा आता है, पूरे पूरे दिन रील देखते रहेंगे। रील में भैया कितना समय बिताओगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 12 12 घंटे रील देखते रहते हैं भाई साहब। हाँ, देखा है ऐसा। आप विश्वास नहीं करोगे, है ऐसी चीजें। आप देखना कभी अपने पास, आप खुद अपने आप को ऑब्जर्व करना कि आप कितने घंटे रील देखते हो, तब पता चलेगा भैया मैं तो बहुत देर तक रील देखता हूँ। हाँ जी, ये चीज है। चलो अच्छा, एक चीज बताऊं मैं आपको कि इंस्टाग्राम कौन कौन चलाता है? बहुत बच्चे सभी इंस्टाग्राम चलाते होंगे। एक ट्रिक बता दो कि भैया इंस्टाग्राम पे आप लिमिटेड समय के लिए इंस्टाग्राम चला सकते हो। तो सुनना, इंस्टाग्राम में एक ऐसी सेटिंग है जिसके करते ही आप क्या करोगे, उसमें एक टाइम पीरियड फिट कर दो कि भैया इतने समय तक मैं इंस्टाग्राम चलाऊंगा। उसके बाद क्या होगा, वो आपका जो इंस्टाग्राम है ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा, बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। सुनो सेटिंग बताता हूँ। आप जाना इंस्टाग्राम के अंदर और इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करना। किसी किसी में अंदर सेटिंग आती है, किसी किसी में बाहर सेटिंग आती है। और सर्च करना कि स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम में जाके आप एक चीज भरना कि स्क्रीन टाइम में आप जितना समय तक इंस्टाग्राम को चलाना चाहते हो उतना टाइम आप फिट कर लो और उसको ओके कर दो। ओके करने के बाद क्या होगा कि जब आप इंस्टाग्राम उतना समय आपका हो जाए, मान लो आपने आधा घंटे का टाइम फिट किया और आधा घंटा जैसे ही आपका कंप्लीट होगा इंस्टाग्राम का डिसेबल हो जाएगा, उसके बाद ओपन नहीं होगा। जब ओपन नहीं होगा तो आप उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। फिर आप उसकी जो एडिक्शन है आपका कि भैया इंस्टाग्राम ओपन करो फिर चलाओ, वो एडिक्शन थोड़े थोड़े कम होना शुरू हो जाएगा। तो इससे आप बचाव कर सकते हो। तरीका ये है, सेटिंग में जाओ और किसी किसी में ऊपर क्लिक करो और फिर एक आई बटन का क्लिक आता है, उस पर क्लिक करो। फिर नीचे देखना कहीं लिखा होगा आपका स्क्रीन टाइमर, उस पर क्लिक करना और उसमें अपना टाइम फिट कर लेना। और फिर आप लोग इंस्टाग्राम को इस एडिक्शन से थोड़ा बचाव कर सकते हो। जो करना चाहे वो कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक आपका क्या है? राज्याभिषेक भैया 11 वर्ष की अवस्था में हो गया था भैया। 11 वर्ष की अवस्था में ये भैया क्या हुआ, फरगना का शासक बना। कहां का शासक बना भैया? तो आप कहेंगे फरगना का शासक। फरगना का शासक। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। फरगना का शासक बना भाई साहब 11 वर्ष की अवस्था में। अच्छा, अब मैं बात करूंगा इसके आक्रमण के बारे में। भैया पहला आक्रमण इसने कब किया? तो पहला आक्रमण जो है ये 1501 में करता है। किसके खिलाफ? अपने जीजा के खिलाफ। किसके खिलाफ? अपने जीजा के खिलाफ, क्योंकि जीजा इसका थोड़ा सेट का हुआ था। ओके, तो पहला जो आक्रमण करता है इसकी ये, तो समझो आक्रमण, ये जो आक्रमण ये अपने ही देश में कर रहा है, अपने ही राज्य में कर रहा है, अपने ही यहाँ पे कर रहा है, फरगना में। ये भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी उसकी यहाँ की बात कर रहा हूं। तो सुनना, 1501 1501 की वो तारीख है जिस समय इसने पहला युद्ध छेड़ा। और वो कहां पर था? समरकंद में। सामने समरकंद उज्बेकिस्तान में पड़ता है और फरगना के अंदर पड़ता है। क्या बोले? समरकंद। सुनना, कभी सर्च करना, स्थान का नाम होगा मेरे भाई समरकंद। समरकंद, समरकंद। ओके, यहां इस पर क्या हुआ? समरकंद पर इसने आक्रमण किया। अच्छा जी, ये समरकंद पर आक्रमण करता है तो किसके खिलाफ करता है? बोलो भैया इसने जो आक्रमण किया वो दो व्यक्ति के मध्य में हुआ था। पहला तो था बाबर, एक तरफ था आपका बाबर और दूसरी तरफ बल्सिस में कौन था? बल्सिस में था बाबर का जीजा शेरवानी खां। कौन था? शेरवानी खां।
ये कौन था भाई? ये था बाबर का जीजा। जीजा, ओके, कौन था भैया? बाबर का था जीजा। अब भैया इसमें क्या होता है? युद्ध होता है, बड़ा तगड़ा युद्ध होता है, तो इसमें इसका जीजा हारा जाता है, बाबर जीत जाता है। अब एक चीज और आती है भैया, बाबर ने यहां पर एक नीति का प्रयोग किया था। कौन सी नीति थी भैया? बोलेंगे तुलगमना नीति। तुलगमा नीति कौन सी होती है? जिसमें तोप का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें तोप का प्रयोग किया था इस नीति के अंदर, तुलगमा नीति। नीति क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर तोपों का प्रयोग किया जाता है, तोप का प्रयोग, तोप। ओके भाई साहब, तो इसमें कौन सी नीति अपनाई? तुर्गमा नीति अपनाई। पहला आक्रमण किया 1501 में समरकंद पर। किस पे? समरकंद पे। समरकंद का शासक कौन था? बोलेंगे शेरवानी खां, इसका जीजा। जीजा के खिलाफ इसने आक्रमण किया, कुछ कारण रहे होंगे। फिर क्या होता है? इस युद्ध में इसने तुगलमा नीति का प्रयोग किया, भारत में आकर भी करेगा, तो भारत में पहली बार होगा, यहां पर इसने वो किया है। ओके, तो इसने तुर्कमेन नीति का प्रयोग किया। क्लियर? बोलेंगे यस भैया क्लियर। अब मैं इसके और कुछ आक्रमण के बारे में बात करूं भाई साहब, तो बोल सुनो, 1504 की बात करते हैं। आ जाओ यहां पर सामने देखो, 1504। 1504 में इसने क्या किया? काबुल पर आक्रमण किया। कहां पर? काबुल। 1504 में भाई साहब क्या करता है? 1504 में ये करता है काबुल पर आक्रमण। काबुल पर आक्रमण करते हुए क्या करता है? काबुल पर पूर्ण प्रकार से कब्जा कर लेता है। आक्रमण करता है और करता है काबुल पर कब्जा। काबुल पर इसने क्या किया? कब्जा किया। ओके, तो बोलेंगे हाँ जी भैया, 1504 में इसने काबुल पर कब्जा किया। और इस समय इसने एक उपाधि धारण करी। उपाधि कौन सी धारण करी थी इसने? जब ये युद्ध विवाह सब कुछ हो गया, उसके बाद ये एक उपाधि धारण करती है। इसकी उपाधि जड़ी फेमस है, जरा सुनना। उपाधि कौन सी है इसकी? उपाधि जो होगी इसकी होगी बादशाह या पादशाह। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगी बादशाह और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगी पादशाह। बादशाह या पादशाह। ओके, तो बादशाह या पादशाह, आपको दोनों में से कुछ भी मिल जाए वो आप लगा के आ जाएंगे। ये उपाधि कब इसने धारण की? ये देखो, 1504 में युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद इसने 1507 में उपाधि धारण की। ओके, 1504 में युद्ध समाप्त हुआ, 1504 में भाई साहब उपाधि धारण कर लेते हैं। कौन सी उपाधि? बोले भैया उपाधि जो थी वो थी पादशाह की उपाधि। कौन सी उपाधि? बोलोगे आप, पादशाह की उपाधि जो 1504 में इसने धारण कर ली। ओके, इसी युद्ध में क्या करता है? 1504 में ये तोप का प्रयोग करता है, पहली बार तोप का प्रयोग 1504 में काबुल के खिलाफ पहली बार। तोप का प्रयोग यूज करता पहली बार। ओके, अच्छा, इसके तोपचे कौन थे? तोपचे मतलब तोप को चलाने वाले व्यक्ति। कमान कौन कर रहे तोप को? तो तोप को चलाने वाला जो व्यक्ति वो तो, सुनो, तोपचे कौन थे? तोपचे तोपचे जो थे दो व्यक्ति थे। एक का नाम था इब्राहिम खां गर्दी। लोधी नहीं, इब्राहिम खां गर्दी। ओके, लोधी अलग है, वो अलग है, ये गर्दी अलग है। कौन था भैया तोपचे? इब्राहिम खां गर्दी। ओके, उसके बाद भाई साहब आप बोलेंगे उस्ताद। एक का व्यक्ति का नाम था उस्ताद। ये दो व्यक्ति थे जो इसके तोपचे थे, जो तोप चलाने का काम करते थे। बोलो भैया, इब्राहिम खां गर्दी और उस्ताद, ये दो व्यक्ति थे तो बाबर की तोप चलाने का काम करते थे बाबर के यहां पर। बोलेंगे यस भैया याद रहेगा? बोलेंगे हाँ। बोलेंगे याद रहेगा? बोलेंगे यस भैया याद रहेगा, नो डाउट। चलिए, यहां तक अगर आप आ चुके हैं तो वेल डन। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक कर दे, और फिर मिटाते हैं इसको। फिर इसके बाद इसके आक्रमण की शुरुआत करते हैं। भारत के अंदर भैया कौन कौन से आक्रमण इसने शुरुआत करी। अब ये भारत के अंदर क्यों आना चाहता था, सारी बातें बताऊंगा। पहले युद्ध शुरू करने से पहले एक बेसिक सी बात है, और फिर युद्ध की शुरुआत। जरा सुनना बातों को ध्यान से, और मैं बताऊं क्यों, किस लिए। सुनो, सभी लोग जो विदेशी हैं वो भारत की तरफ ही क्यों आकर्षित होते हैं? क्यों भारत की तरफ आकर्षित होते हैं कि भैया भारत में चलो और भारत में ये युद्ध करो, भारत के ऊपर हासिल करो कब्जा। सुनो, ध्यान देना मेरी ओर, यहाँ पे देखो सामने। मैं आपसे पूछूं कि बताओ बाबर भारत में क्यों आना चाहता है? भैया ऐसा क्या उसको लगा कि भैया भारत चलो और भारत में शासन करो? भारत में तो बाद में आया ना, 1518 में। फिर 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ।
तो भैया आखिरकार बाबर भारत क्यों आना चाहता था? सुनो, भारत, सब जानते हैं भारत क्या था, हमारी सोने की चिड़िया था। भारत में सबसे पहले बात करके भारत में जो है सोना चांदी बहुत आराम से प्रोवाइड हो जाती थी, बहुत कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ के जो मसाले हैं वो बड़ी आसानी से मिलते थे, बड़े सस्ते रेट में मिलते थे। यहाँ पे जो शासक है वो अपने आप में एक दूसरे को मारते रहते थे। क्यों? तो ये जो कमजोरियां हैं वो दूसरों के लिए शक्तियां बनती थी। ये जो कमजोरियां हैं वो दूसरों के लिए शक्तियां बनती थी। और बाबर क्यों आकर्षित होता था यहाँ पे आने के लिए? क्योंकि बाबर को पता था यहाँ पे जो सोना चांदी इसको लूटेंगे और अपने यहाँ पर ले जाएंगे। क्योंकि इसके बाद के जो शासक है जैसे चंगेज खां है, इसके वंशज का ही इसके नाना हुआ। चंगेज खां तो था वो भारत में आया था और भारत में आके सोना चांदी लूट के ले गया था। और जब चंगेज खां यहाँ से लूट के ले गया था तो उसने अपना जब शासन बसाया तो शासन को बहुत भव्य बनाया। भव्य बनाया कैसे? बनाया इसके पैसों से, भारत के सोना चांदी से जो लेके गया था यहाँ से। और यहाँ से उस समय वो बाबर, वो चंगेज खां क्या लेके गया था? भारत के कारीगर। क्योंकि भारत के जो कारीगर थे वो निपुण थे और बहुत अच्छा काम करते थे। आप सब जानते हैं ताजमहल भारत के कारीगरों ने ही बनाया है, कुतुब मीनार, लाल किला, ये सब कहा भारत के ही कारीगर थे भाई साहब। और ये भारत के कारीगर ही बाहर लेके गए, बाद में वही भारत में आए और फिर उन्होंने ये चीज बनाना शुरू किया। तो भारत के कारीगर जो कि कुशल थे इन चीजों में, तो इसलिए बाबर भारत की ओर आकर्षित था। बाबर चाहता था कि भारत पे जाओ, भारत पे शासन करूं और भारत के जो व्यक्ति है वहां पे जाकर उनके ऊपर शासन करूं और अपने ऊपर अपना जो राज्य है वो भव्य बनाऊं। तो भारत में बाबर इसीलिए आया था। और फिर भारत में आने की शुरुआत इसने कहां से कर दी? तो भारत में जब बाबर आया तो इसका पहला युद्ध जो हुआ वो 1518 में हुआ। क्या हुआ मेरे भाई? पहला युद्ध, या बोले पहला आक्रमण। आक्रमण युद्ध क्या है या फिर भाई आक्रमण। पानीपत तो बात की बात है, उससे पहले युद्ध या आक्रमण भारत में, भारत में। ओके, तो सबसे पहले बात करते पहला आक्रमण जो हुआ, इसका पहला आक्रमण, पहला आक्रमण होता भैया, आप बोलेंगे बाजोर या बोलेंगे भेरी या फिर बोलेंगे भैया भीरा। बाजोर, भेरी या भीरा, ये तीनों नाम एक ही जगह की है और एक ही के लिए जाने जाती है। पेपर में अगर पूछा जाए कि बाजोर का युद्ध बताओ किसने लड़ा, बोलेंगे बाबर। भीरा बाबर, भोरी बाबर। क्लियर? बोलेंगे भैया हाँ। तो भैया बोलेंगे बाजोर युद्ध कब हुआ? बोलेंगे भैया 1518 से मध्य से लेके 1519 के मध्य में हुआ। कहां पर हुआ ये? बाजोर, भेरी, भोरी, सॉरी भोर, या फिर बोलेंगे भीरा। ये जो तीनों चीजें हैं, तीनों नाम जो एक ही चीज के हैं, एक ही स्थान के हैं, बस अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से बुलाया गया इसको। समझे? हाँ जी भैया। ये जो युद्ध हुआ किस किस के मध्य में हुआ? तो बोलोगे भैया बाबर, एक तरफ तो बाबर था और एक तरफ था यूसुफाई जनजाति, यूसुफाई जनजाति के खिलाफ। ओके, बाबर का पहला युद्ध किसके खिलाफ था? बाबर यूसुफाई, यहां पर एक जनजाति रहती थी यूसुफाई जनजाति। ओके, यूसुफाई जाति के खिलाफ, या बोलेंगे यूसुफाई जाति के विरुद्ध पहला युद्ध इसका हुआ। किसमें भैया? इस युद्ध में क्या हुआ? बाबर इस युद्ध में जीता जाता है। ये कुशल शासक था, इतने कहूंगा मैं। हाँ भैया, युद्ध में अच्छा था, बाबर की जीत हुई। पर इससे कुशल भी शासक हमारे देश में भी हुए हैं। ओके, महाराणा प्रताप हमारे यहाँ के बहुत बहादुर शासक, जानते हैं उनका भाला 90 किलो के आसपास, घोड़ा चेतक, जानते ना कितनी ऊंची सिलाई लगाई थी उसने अपने शासक को बचाने, अपने चालक को बचाने के लिए। तो भाई साहब उनके बारे में बात करेंगे, इससे बेहतर तो वो थे हमारे। ओके, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो ये थे भैया पहला युद्ध, इसका पहला आक्रमण 1518 से लेकर 1519 के बीच बाजोर, भेर या भीरा। किसके खिलाफ किया भाई साहब? बोलेंगे यूसुफाई जनजाति के खिलाफ किया, बाबर ने किया।
और बाबर इसमें क्या हुआ, विजय हुआ, बाबर इसमें जीत जाता है। अच्छा जी, ये तो था भारत का पहला युद्ध, बाबर का पहला युद्ध भारत के खिलाफ प्रवेश करने के लिए। ये भारत में प्रवेश होता है, चीन के ऊपर से आता है। जब ये भारत में प्रवेश कर जाता है, भारत में, हाँ जी, पाकिस्तान वाले एरिया में, जहां पर था ना उज्बेकिस्तान, ये सब वाला एरिया, तो वहां से ये भारत में प्रवेश किया। जब ये भारत में प्रवेश किया तो भारत में जब प्रवेश किया तो भारत में आया एक स्थान पर पानीपत, पानीपत हरियाणा। जब ये पानीपत में आया तो इसका एक शासक के साथ युद्ध हुआ, एक शासक से इसका सामना हुआ, और ये चाहता था पानीपत को अपने हासिल करना, तो इसका एक शासक के साथ युद्ध होता है। वो शासक कौन था? वो शासक था लोधी वंश का शासक, जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। तो पानीपत प्रथम यहीं से शुरुआत होती है। तो जानना भैया, इसके कुल युद्ध जो है वो एक ट्रिक के माध्यम से सारे युद्ध एक बार बताए, तो सुन लो जनाब, सारे युद्ध इसके देख लो एक बार, ट्रिक सुनो। पानी 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 पिया, पानी पिया, खाना पिया, खाना खाया, घाघरा घुमाया, घाघरा घुमाया, घुमाया। सुनो, पानी पिया, खाना खाया, घाघरा घुमाया। अब इसकी ट्रिक देखना। पानी से आप जब जानते पानीपत, पानीपत, पानी से आपका होता पानीपत, खाना से होता खानवा का युद्ध। कौन सा? खानवा। आप जानते खाया से कुछ नहीं है, घाघरा। पानी पिया, खाना खाया, और एक युद्ध इसका कौन सा है? चंदेरी। हाँ, चंदा घुमाया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा घुमाया। ओके, तो यहाँ पे खाना खाया, फिर उसका एक मिनट में एक थोड़ी, पानी पिया, खाना खाया, चंदा घुमाया, क्या बोलेंगे? घाघरा घुमाया। पानी पिया, खाना खाया, घाघरा घुमाया। ओके, तो सुनो, आप ट्रिक से ही बने। पानी पिया, खाना खाया, चंदा, घाघरा घुमाया। ओके, सुनो, चंदा से होगा आपका चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, और घा से होगा आपका घाघरा का युद्ध, घाघरा बैटल। तो ये आप सब जानते हैं। उसके बाद चला गया, पानी पिया, खाना खाया, और चंदा घुमाया, और चला गया। चंदा घुमाया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा घुमाया, चला गया। सुनो, पहला पानीपत का आप सब जानते हैं, पानीपत का कब हुआ? 1526 में हुआ। पानीपत का 1526 में, 21 अप्रैल 1526 को हुआ। उसके बाद आप जानते हैं खानवा का युद्ध। कौन सा हुआ? खानवा का हुआ 1527 में। उसके बाद आपका चंदेरी का होता है 1528 में। उसके बाद आपका घाघरा का होता है 1529 में, और उसके बाद बाबर की मौत हो जाती है, मौत 1530 में। तो ये जो युद्ध है वो जान लो जरा। पानीपत का 1526, खानवा का 1527, चंदेरी का 1528, और घाघरा का 1529, और 1530 में भाई साहब की मौत हो जाती है। सॉरी, क्या कहेंगे? 1530 में भाई साहब की मौत हो जाती है। अब मैं युद्ध एक एक करके शुरू करता हूं, तो जरा देखते जाना। पानीपत प्रथम, पानीपत प्रथम। तो पानीपत प्रथम को जानने से पहले ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मैं मिटा दूं। चलो भाई साहब, ये हुआ खत्म, और पानीपत प्रथम शुरू। ट्रिक जान ली, बहुत बेहतरीन सी ट्रिक थी आप लोगों के लिए। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो भाई साहब फिर तो आपके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, भाई साहब कुछ तो करना पड़ेगा। जानो भाई, आप बात करेंगे पानीपत प्रथम। पानीपत प्रथम, पानीपत प्रथम को भैया बात करेंगे तो भैया ये होता है आपका 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को भाई साहब ये युद्ध होता है पानीपत प्रथम। तो ये पानीपत प्रथम किस किस के मध्य में हुआ? तो बोले भैया, एक तरफ तो था बाबर, और एक तरफ था लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी जो लोधी वंश का अंतिम शासक रहा है, तो लिखेंगे जरा बाबर
बल्सिस में इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। भाई साहब इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है, खूब लात घूसे बरसते हैं और गोलियां बरसती है, तोहफे बरसती है। तो आप क्या कहेंगे भैया, इब्राहिम लोदी के साथ में और कौन शामिल था? तो बोलेंगे ग्वालियर के शासक विक्रमजीत। क्या बोलेंगे? ग्वालियर के शासक विक्रमजीत भी इसके साथ शामिल थे। तो बोलेंगे ग्वालियर विक्रमजीत। ये कौन थे ग्वालियर शासक? ग्वालियर कहां पड़ता है? एमपी में पड़ता है। ग्वालियर शासक। ओके, तो आप कहेंगे एक तरफ था बाबर और एक तरफ था इब्राहिम लोदी प्लस विक्रमजीत जो कि ग्वालियर के शासक थे। अब क्या होता है? अब होता है भाई साहब युद्ध। एक तरफ बाबर, एक तरफ इब्राहिम लोदी, दोनों के बीच में महाघमासान युद्ध होता है और खूब लाठी से बरसते हैं। और आखिरी में जो परिणाम निकल के आता है वो निकल के ये आता है कि भाई साहब ये दोनों जो व्यक्ति है वो इस युद्ध में हार जाते हैं। इस युद्ध में ये दोनों हार जाते हैं और बाबर क्या होता है, इस युद्ध में विजय होता है। बाबर इस युद्ध को जीत जाता है और ये इस युद्ध को हार जाते हैं। तो बोलेंगे हाजी भैया बाबर इस युद्ध को हारा और नहीं सॉरी इब्राहिम लोदी इस युद्ध को हारा, बाबर इस युद्ध को जीता। ओके, अब कुछ बातें जो बेसिक से जान लो किया। इसने जो है पहली बार भारत के अंदर जो प्रयोग किया तोपों का प्रयोग यही इस युद्ध में किया था। 21 अप्रैल 1526 को जो युद्ध हुआ उस युद्ध में बाबर ने तोप का प्रयोग भारत के अंदर पहली बार किया। ओके, तोप का प्रयोग भारत के अंदर पहली बार हुआ था। सुनो, बाबर जो आया था कितनी सेना के साथ आया था भारत में? बोलेंगे 12,000 सैनिक थे इसके पास। 12,000 सैनिकों के साथ भारत में आया था और पहला युद्ध जो लड़ा इसने 12,000 सैनिकों के साथ लड़ा। अच्छा, तोपें किसके पास कितनी थी? उसके पास 24 तोपें थी। तोप कितने तोपें थी? 24 तोपें थी। अच्छा, 24 तोपें थी तो इसने विधि कौन सी यूज करी इसके अंदर? वही विधि जो अपने जीजा के साथ जब युद्ध में लड़ी थी, तो तुर्गनमा बोलेंगे तुलगनमा तुलगामा विधि। कौन सी? तुलगामा युद्ध नीति, युद्ध पद्धति, युद्ध पद्धति का इसने प्रयोग किया। ओके, नीति ये क्या थी भैया? नीति थी इसकी। ओके, तुलगामा नीति, नीति। ओके, कौन कौन थी इसके? उस्मानी कौन नीति कौन सी थी और कौन सी नीति का प्रयोग किया? उस्मानी नीति प्लस में बोलेंगे भैया रूमी। ये युद्ध नीति है भाई साहब। देखो पद्धति कौन सी थी भैया? बोलेंगे तुगलमा पद्धति। नीति कौन सी थी? उस्मानी नीति प्लस रोमानी नीति। ये नीति क्या होती है? इसमें जो उस्मानी और रोमानी नीति क्या थी, इसमें जो है सजावट होती थी। किसकी? तोप की सजावट अच्छे से करते थे। तोप की सजावट जो पता भी ना चले, तोप की सजावट 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 किसकी? तोप की। मैं सोच रहा बाबर को इसी वीडियो के अंदर पूरा समाप्त कर दूं। ओके, बाबर को पूरा समाप्त कर दो, मतलब इस वीडियो के अंदर पूरी बाबर को समझा दो विस्तार से। तो भाई साहब बाबर को समझने में कोई गलती तो नहीं हो रही हमसे? नहीं भैया, 1 घंटे क्लास होने वाली लगभग। कोई बात नहीं, हम लोग 10-5 मिनट में पूरे बाबर को समझते हैं। जब इसने युद्ध लड़ा तो उसने एक उपाधि धारण करी। उपाधि कौन सी थी इसकी? उपाधि भाई साहब इसने रखी गाजी की उपाधि। कौन सी? आप बोलेंगे भैया 1526 में पानीपत प्रथम हुआ, उस समय बाबर ने एक उपाधि धारण की। बाबर ने जो उपाधि धारण की वो थी गाजी की उपाधि। ओके, गाजी बोलेंगे भैया नहीं, कलंदर। कलंदर सॉरी मैं बाजी बोल रहा था, वो थी कलंदर की उपाधि। ओके, कलंदर किसने उपाधि धारण करी पहली बार? तो कलंदर की उपाधि धारण करी इसने। अब क्या होता है? इब्राहिम लोदी इसमें मारा जाता है। सब जानते हैं इब्राहिम लोदी वैसे ही मारा गया। मैंने बता दिया आपको कि भैया इब्राहिम लोदी इसमें मारा गया। अब मैं कुछ बातें करूं जिसके समकालीन शासक थे भारत में। जब ये आया तो उस समय इसके समकालीन शासक कौन कौन से थे? सुनो जरा। समकालीन शासक है बोले स्थानीय शासक। ये शासक, तो सबसे पहले एक शासक आते हैं साउथ की ओर पे। आप जाएंगे कृष्णदेव राय। कृष्ण देव राय, ये कौन थे? ये थे भैया एक शासक थे। कहां के शासक थे बताएंगे जरा आप लोग? बोलोगे भैया ये जो शासक थे वो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, जिनकी स्थापना किसने करी थी? हरिहर और बुक्का भाई ने। विजयनगर के शासक। उसके बाद एक शासक और थे जिनका नाम था भैया राणा सांगा। राणा
सांगा। राणा सांगा कहाँ का शासक था? बोले भैया ये था मेवाड़ का शासक। कहाँ के शासक? मेवाड़ के शासक। उसके बाद भाई साहब नुसरत शाह। नुसरत शाह। मैं बात करूं भैया नुसरत शाह कहाँ के शासक? बोले बंगाल के शासक। बंगाल, हाँ जी, बंगाल का शासक। तो ये कुछ इनके स्थानीय शासक थे, इनके बड़े समकालीन शासक। समकालीन। ओके, ये कुछ शासक थे जो इनके समकालीन थे, इसके समकालीन थे। क्लियर बोलेंगे? हाँ जी भैया, कुछ शासक जो थे इसके समकालीन थे। एक बार इसकी स्वर ले सभी बच्चे, इसकी स्वर ले लेंगे सभी बच्चे। मुझे लगता है इस वाली वीडियो में हम लोग बाबर को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाबर के बारे में बहुत ज्यादा चीजें बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा है। ओके, तो चलो एक युद्ध और जान लेते इसका, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे युद्ध करवाऊं, जो हम लोग आगे और एक और वीडियो बनानी पड़ेगी बाबर के ऊपर, क्योंकि बाबर जो टॉपिक है बहुत बड़ा है। आज की वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक सी बातें ज्यादा करेंगे। तो चलिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाबर के बारे में बाकी जो इसके युद्ध हैं, वो बच्चे कुछ जो युद्ध है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।